देखो, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन लगाने के दौरान जो सारी गतिविधियां थीं वे ठप पड़ गईं। तो उस समय जिन लोगों ने लोन्स ले रखे थे ना, काफ़ी सारे लोन्स जो लोगों ने या व्यापारियों ने या उद्योग धंधों वालों ने ले रखे थे, तो उन्होंने कहा साहब ये लोन चुकाएंगे हम, तो अब कैसे चुकाएं लोन, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां तो बंद हो चुकी हैं। तो अब ये लोन की किस्त को हम कैसे चुकाएं ना, तो इसका जो अतिरिक्त हमारे ऊपर जो भार पड़ रहा है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो उस दौरान फिर किया क्या गया कि भाई जिन लोगों ने लोन्स ले रखे थे उन लोगों को कहा गया कि भाई ठीक है, आपको ये जो है हम 6 महीने का टाइम पीरियड देते हैं, यानी कि 6 महीने तक आपको कोई किस्त जमा नहीं करनी पड़ेगी ना, 6 महीने तक आपको लोन की कोई किस्त जमा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है ना, इस दौरान जो इंटरेस्ट बनेगा, है ना, इस दौरान जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। कि भाई ठीक है, हमने 6 महीने की छूट दे दी आपको, लेकिन फिर जो 6 महीने का हमारा इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये बात कही गई थी, ठीक है। तो उस दौरान कई लोगों ने इस स्कीम को मान लिया था कि भाई ठीक है, ये तो अच्छी है कि 6 महीने बाद दे देंगे। तो कई लोगों ने क्या किया था, मॉरेटोरियम ले लिया था। मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम का मतलब होता है, ये जो शब्द है ना, मोरेटोरियम, इस मोरेटोरियम का मतलब होता है कि किसी गतिविधि को कुछ समय के लिए रोक देना। जैसे कि आपको पेमेंट चुकाना है बैंक का, लेकिन बैंक ने आपको मोहलत दे दी 2 महीने की या 3 महीने की ना, 3 महीने का मॉरेटोरियम आपको प्रदान कर दिया, यानी कि भाई 3 महीने तक जो है आप रुक सकते हो, है ना, 3 महीने बाद जमा करा देना। तो कई लोगों ने तो इस स्कीम को ले लिया, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पेंडेमिक है, कोई दिक्कत नहीं, आर्थिक गतिविधियां बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारी किस्त देते रहेंगे। अब अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक नया फैसला जो है केंद्र सरकार ने लिया है। उस केंद्र सरकार के नए फैसले के तहत क्या किया गया है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट था ना, इसको जो है माफ़ कर दिया गया है। कि भाई जिन लोगों ने लोन ले रखा था उसके इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट देना था ना उधार लेने वालों को, तो उसको भी जो है सरकार ने माफ़ कर दिया है। अब इससे कई लोगों को जो है राहत मिली है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगा है। तो ये दोनों बातें हम एडिटोरियल में करेंगे कि भाई लोग खुश भी हैं और नाखुश भी हैं इस फैसले से। इसी संबंध में आज का हमारा एडिटोरियल है, कंपाउंड कॉनंड्रम। तो देखो, एक तो क्या होता है कि भाई एक तो कंपाउंड का मतलब ये भी होता है कि जो कोई एक तरीके से मिश्रित होती है ना कोई चीज़। तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड कॉनंड्रम लिखा हुआ है, इसके दो मतलब हैं। एक तो यहाँ पे कंपाउंड से मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कॉनंड्रम का मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना, कि कोई भी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है ना जिससे निपटना आसान ना हो, उसे कहा जाता है कॉनंड्रम। तो ये इंटरेस्ट को लेकर जो समस्या पैदा हुई है कि भाई जिन लोगों ने उधार ले रखा है उससे जो समस्या पैदा हुई है ना, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है इस एडिटोरियल में, उसकी हम बात करने वाले हैं। इसलिए इसको दिया गया कंपाउंड कॉनंड्रम टाइटल। दूसरा इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि भाई ये जो समस्या है ना, ये कोई आसान समस्या नहीं है, सिंपल बात नहीं है। ये जो समस्या है मतलब ये थोड़ी सी मिश्रित है, थोड़ी सी जटिल है समस्या, इसलिए कंपाउंड कॉनंड्रम। और इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं ऑन इंटरेस्ट वेवर, कि भाई जो इंटरेस्ट है, वेवर, वेवर का मतलब होता है माफ कर देना ना, कि वेव, WAIVE, वेव का मतलब होता है माफ करना। वेवर उसी से बना हुआ है कि जब आप माफ कर देते हो ना किसी चीज को, जैसे कि भाई आपको कोई किस्त चुकानी है तो उसको आपने माफ कर दिया, थोड़ी देर के लिए माफ कर दिया या कंप्लीटली माफ कर दिया, तो उसको कहा जाता है वेवर, है ना। आगे देखते हैं, वाइल द वेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज वेलकम। वाइल, जबकि, वेवर, वेवर यानी यहाँ पे माफ कर देना, ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज वेलकम, कि भाई जिन लोगों ने उधार ले रखा था उस किस्त का जो इंटरेस्ट बनता था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया था उस इंटरेस्ट को माफ कर दिया गया है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ कर दिया गया है। और ये कदम जो है एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि भाई कई लोगों को ये लगा है कि भाई ये कदम जो है बहुत अच्छा है, स्वागतपूर्ण है। लेकिन MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो होते हैं ना हमारे, आप ये बोलते हो माइक्रो स्मॉल एंड, इसकी पूरी फुल फॉर्म है कि हाँ वही है इसकी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, इनको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, है ना, कि भाई ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं ना, ये आते हैं MSME के अंतर्गत। तो इन्होंने भी जो है लोन ले रखे थे। MSME नीड मोर हेल्प, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, ये हेल्प आपने की है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये जो हमारे MSME हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि सूक्ष्म लघु और ये जो मध्यम दर्जे के हमारे जो उद्योग हैं, इन्हें और भी ज़्यादा हेल्प की
ज़रूरत है। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई ठीक है, जितनी हेल्प की गई है वो तो ठीक है कि आपने इनका कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया, लेकिन इन्हें और भी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। अब हम देखते हैं, इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या सरकार जो है प्लान लेके आई है और इससे जो है क्या कुछ होगा। द सेंटर्स स्कीम, केंद्र सरकार की योजना, टू बेयर, बेयर का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से सहन करना है ना, या फिर उठाना, कि भाई सरकार उठाएगी इस खर्चे को। भाई एक तरीके से बैंक ने किसी व्यक्ति को उधार दे रखा था, या फिर बैंक ने किसी व्यापारी को उधार दे रखा था। अब आप कह रहे हो, केंद्र सरकार कह रही है कि भाई इनका कंपाउंड इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। बैंक कह रहा है ठीक है हम माफ कर देंगे, लेकिन इस पैसे को देगा कौन? तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई इस पैसे को हम सहन करेंगे, है ना। बियर का मतलब है हम इस पैसे को उठाएंगे, कि भाई ठीक है एक बार तो आप ऐसा करो, ये जिसने आपसे उधार ले रखा था ना उसकी उधारी को माफ कर दो, और फिर आपका जो पैसा बनता है उसके लिए आप हमसे अप्लाई कर दो, है ना। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उस पैसे को देंगे आपको। तो अब देखते हैं, तो द सेंटर्स स्कीम टू बेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रिटेल एंड MSME loans availed by borrowers whose aggregate outstanding borrowings were less than rupees 2 crore between March and अगस्त 31। देखो इस पीरियड के लिए कहा गया है 1 मार्च से लेके 31 अगस्त के बीच में ना, मार्च में ही तो लगा था लॉकडाउन। तो केंद्र सरकार की ये जो योजना है, क्या ये केंद्र सरकार की योजना है? केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम जो है इस खर्चे को उठाएंगे ना, बेयर का मतलब है हम इस खर्चे को उठाएंगे, कि ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वह सरकार पे करेगी। सरकार ने ऐसा कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम पे करेंगे, आपने जिन व्यक्तियों को उधार दिया है उनसे ये पैसा न वसूला जाए, है ना। कि जो भी रिटेल व्यापारी हैं, रिटेल व्यापारी कौन होते हैं? रिटेल व्यापारी होते हैं फुटकर विक्रेता, है ना। ये जो खुदरा में चीज़ों को बेचते हैं ना, छोटे स्तर के जो व्यापारी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिटेल। एंड MSME लोन, इसके अलावा तो ये रिटेल लोन हो गए, या फिर MSME। तो ये MSME जहाँ भी आएगा ना, इसका मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग, है ना। तो इन लोगों ने जो भी लोन लिया था, अवेल्ड बाय बोरोवर्स, बोरोवर्स यानी उधार लेने वाला, हुज एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है लगभग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग राशि वो राशि होती है जो कि अभी चुकानी है, जिसे चुकाया नहीं गया है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स का मतलब हो गया उधारी, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का मतलब हो गया ऐसी उधारी जो अभी चुकाई नहीं गई है ना। एग्रीगेट का मतलब है लगभग। वर लेस देन ₹2 करोड़, तो जिन्होंने भी 2 करोड़ से कम के लोन लिए थे उनकी जो उधारी जो कि अभी चुकाई नहीं गई है उसको सरकार ने चुकाने का कहा है ना, कि भाई उनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ना, उस राशि को चुकाने की बात केंद्र सरकार ने कही है। पूरा लोन चुकाने की बात नहीं कही है, सरकार ने कहा है कि भाई इनका जो है एक तरीके से इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है वो माफ किया जाता है। कब से कब तक का? 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच का। तो ये जो सरकार की स्कीम है ना, हैज़, अब ये हैज़ आया ना, ये हैज़ आया केंद्र सरकार की स्कीम के लिए, कि भाई ये जो केंद्र सरकार की स्कीम है, हैज़ कम नॉट अ डे टू सून। देखो ये जो एक तरीके की फ्रेज है, ये हमारी है ना, इसे ईडियम भी कह सकते हो, नॉट अ डे टू सून, या फिर नॉट अ मोमेंट टू सून। इसका मतलब होता है बहुत लेट। ठीक है, केंद्र सरकार की ये योजना तो आई है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि बहुत जल्दी आ गई, टू सून, बहुत जल्दी नहीं आ गई है, यानी कि बहुत लेट आई है ना। तो जब कोई चीज़ बहुत लेट होती है ना, तो इस तरह से जोर डालने के लिए हम इस तरह से बात करते हैं ना, कि भाई ठीक है केंद्र सरकार की स्कीम आई है, नॉट अ डेट टू सून, लेकिन ये स्कीम जो है ना बहुत लेट आई है केंद्र सरकार की। आगे देखते हैं, इन स्पेलिंग आउट, स्पेल आउट का मतलब है किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ की व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान। इन स्पेलिंग आउट द नॉर्म्स फॉर लेंडर्स, लेंडर का मतलब है उधार देने वाला। टू आइडेंटिफाई, तो भाई केंद्र सरकार ने जो है कुछ प्रावधान निर्धारित किए हैं ना, नॉर्म्स बनाए हैं केंद्र सरकार ने, है ना। उन प्रावधानों को समझाया है केंद्र सरकार ने कि भाई जिन लोगों ने भी, यानी कि जो भी बैंक्स थे, है ना, जिन्होंने उधार दे रखा था, है ना, उन बैंक्स को केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई आप पहचान करो इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब है योग्य, बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का मतलब है लाभ प्राप्त करता, लाभ प्राप्त करने वाला, उसे कहा गया है बेनिफिशियरी। एंड देन इंश्योर, और उसके बाद में सुनिश्चित करो दैट द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बी रिफंडेड बाय November 5। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई
जिन लोगों ने उधार ले रखा था उन लोगों ने अगर उनका जो इंटरेस्ट बनता था उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट अगर किसी ने आपको पे कर दिया ना, यानी कि बैंक से किसी व्यक्ति ने उधार लिया था पैसा, अब वो अपनी किस्त भर रहा था इंटरेस्ट के साथ, और जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लिया जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि भाई ठीक है कुछ लोगों ने तो मोरेटोरियम ले लिया था, लेकिन जिन लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया था, जिन लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया था वे तो अपनी किस्त भर रहे थे ना, उन्होंने तो बोल दिया था कि भाई ठीक है हमें जो है हम तो जो है पैसा देते रहेंगे, पेंडेमिक है वो चाहे कुछ भी हो हम हमारा पैसा देते रहेंगे, तो वे तो जो है अपना पूरा पैसा चुका रहे थे, है ना। तो उनके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया गया उसे वापस करने का केंद्र सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई पहले तो आप उन योग्य व्यक्तियों को पहचानो, एलिजिबल बेनिफिशियरीज, है ना, कि भाई कौन कौन इस योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किन किन ने 2 करोड़ से कम का जो है लोन लिया है ना। एंड देन इंश्योर, और उसके बाद में ये सुनिश्चित करो दैट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि भाई ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे रिफंड कर दिया जाए बाय नवंबर 5 नवंबर के पहले पहले। तो द गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली बीन स्पर्ड, देखो ये जो शब्द है ना स्पर्ड, इसका मतलब होता है प्रेरित होना, कि भाई सरकार ने ये जो फैसला लिया है, सरकार ये जो स्कीम लेके आई है, क्यों लेके आई है, कि निश्चित रूप से सरकार जो है प्रेरित रही है। किस चीज़ से प्रेरित रही है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार से। एडमोनिशन का मतलब होता है फटकार, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, केंद्र सरकार को जो है फटकार लगाई, है ना, सुप्रीम कोर्ट से एडमोनिशन टू एक्सपेडाइट, भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि शीघ्रता करो। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, तेजी लाना। टू एक्सपेडाइट रिलीफ टू स्मॉल बोरोवर्स, कि भाई छोटे स्तर के जो उधार लेने वाले लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंडेमिक के चलते सारी आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं, तो कैसे जो लोग जिन्होंने उधार ले रखा है वे कैसे उधारी को चुका पाएंगे, ना, तो उनके लिए केंद्र सरकार को जो है कुछ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से केंद्र अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ये जो योजना लेके आई है, ये योजना क्यों लेके आई है केंद्र सरकार? ये योजना इसलिए लेके आई है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार प्रेरित रही है, किससे? सुप्रीम कोर्ट की फटकार से। क्या थी सुप्रीम कोर्ट की फटकार? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप तेजी लेके आओ, टू एक्सपेडाइट, शीघ्रता करो, राहत पहुंचाओ आप कौन को? छोटे बोरोवर्स को। विथ द टॉप कोर्ट हैविंग पॉइंटेडली रेफरेंस्ड द अप्रोचिंग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स व्हेन इट सेड, कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टॉप कोर्ट का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हैविंग पॉइंटेडली रेफरेंस्ड, देखो हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रेफरेंस्ड लिखा हुआ है ना, संदर्भ देने के बाद, हैविंग के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद। पॉइंटेडली यानी इशारा करते हुए ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संदर्भ के रूप में इशारा करते, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा करते हुए ना इस बात का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किस बात का संदर्भ दिया? अप्रोचिंग, जो कि पहुंच रहा है, जो कि बिल्कुल निकट है। अप्रोचिंग मतलब जो कि बिल्कुल निकट है। फेस्टिवल ऑफ लाइट, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट का मतलब है दीपावली, है ना। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का मतलब ये रोशनी का त्योहार, मतलब दिवाली, कि भाई दिवाली का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कॉमन मैंस दीपावली वाज इन द गवर्नमेंट्स हैंड, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आम आदमी की दिवाली है वो सरकार के हाथों में है। तो सुप्रीम कोर्ट का इशारा था दिवाली की ओर, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई जिन लोगों ने ये उधार ले रखा है और इनकम का स्रोत उनके पास कुछ है नहीं वर्तमान में, तो उन्हें किसी तरह की राहत केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाई जाए। तो ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसके चलते क्या हुआ, द सेंटर हैज़ एंडेड अप, देखो एंड अप का मतलब होता है समाप्त होना, है ना, कि भाई जैसे आपका और मेरा डिस्कशन चल रहा है तो ये किस तरह से एंड अप हुआ, है ना, किस तरह से हमारा डिस्कशन की समाप्ति हुई, क्या हम मुद्दे के समाधान पे पहुंच गए या फिर हमारा हल नहीं निकल पाया। तो इस प्रकार जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा तो केंद्र सरकार फाइनली क्या हुआ, द सेंटर हैज़ एंडेड अप सेटिंग अ रियली टाइट डेडलाइन, कि सेंटर ने जो है क्या किया है, एक बहुत ही टाइट डेडलाइन। टाइट डेडलाइन का मतलब होता है, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा। केंद्र सरकार ने बहुत ही सख्त समय सीमा निर्धारित की है ऑफ लेस देन 2 वीक्स फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी, है ना। तो ये जो एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने क्या किया है कि बहुत ही जबरदस्त टाइमलाइन निर्धारित कर दिया है, ठीक है ना, कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई ये काम तो करना है आपको, लेकिन टाइम लिमिट के अंतर्गत जो है करना है, ठीक है ना। तो अब इसके चलते क्या होगा, इसके चलते केंद्र सरकार ने जो है सभी बैंक्स के लिए ना, कि भाई जिन भी बैंक्स ने जो है उधार दे रखा है, इसके अलावा जो एनबीएफसी है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये भी क्या करती हैं, आपको एक तरीके से
आपको जैसे कोई वाहन खरीदना है, ये भी फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं, है ना आपको, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, आप इनको सेमी बैंक कह सकते हो इनको, है ना, पूरी तरीके से बैंकिंग कंपनी नहीं होती, लेकिन ये भी जो है आपको पैसा उपलब्ध कराती है ना। तो सभी बैंक्स को और एनबीएफसी कंपनीज को केंद्र सरकार ने कहा है कि उनको जो है ना 2 सप्ताह से भी कम सप्ताह का टाइम, 2 सप्ताह से भी कम समय दिया गया है और कहा गया है कि भाई तुरंत आप इस एक्शन को लो, तुरंत आप उन लोगों को पहचानो जिन लोगों ने जो है उधार ले रखा है, जिन लोगों ने उधार ले रखा है 2 करोड़ से कम का, और उनका ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसे जो है माफ किया जाए ना। तो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। आगे देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं द लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब है यहाँ पे उधार देने वाले, यानी कि ये जो बैंक्स हैं या फिर ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके लिए कहा गया है ना, द लेंडर्स हैव देयर टास्क कट आउट। टास्क का मतलब है आपका काम, है ना। जब हम इस तरह से बोलते हैं ना कि भाई हमारा कोई काम है और वो कट आउट है ना, कि हैव योर टास्क कट आउट, क्या मतलब होता है इसका, है ना, ध्यान देना, हैव योर टास्क कट आउट, है ना, इसका मतलब होता है, या फिर हम बोलें कि हैव योर वर्क कट आउट, है ना, इसका मतलब होता है कि भाई बहुत ही कठिन काम है ये। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो उधार देने वाले हैं ना, उनके लिए ये बहुत कठिन काम है। हैव देयर टास्क कट आउट, इसका मतलब है कि उनके लिए ये बहुत कठिन काम है। टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट दे पिक आउट, पिक आउट का मतलब है चुनना, ऑल द एलिजिबल लोन्स, कि भाई एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब है योग्य, कि भाई ये जिन लोगों ने लोन दे रखे ना, यानी कि बैंक्स के लिए जिन लोगों ने, बैंक्स ने जो भी लोन दे रखे हैं उनमें से कि भाई कौन एलिजिबल है उनको चुनना। यानी कि कई तरह के लोन बैंक ने दे रखे हैं, जैसे एजुकेशन है, हाउसिंग लोन दे रखे हैं ना, हाउस निर्माण करने के लिए। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होता है उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई ऐसी वस्तुएं जो कि टिकाऊ होती हैं। जैसे आपने कार खरीदी, एक तो होता है साबुन खरीदा आपने, आज खरीदा 2 दिन बाद खत्म, लेकिन जैसे कि आपकी कार है, या फिर आपने फ्रिज खरीदा, आपने टीवी खरीदी, तो ये आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, यानी कि टिकाऊ उपभोग सामग्री। ऑटोमोबाइल से आपने कोई वाहन खरीदा, कंज्यूम्शन है ना, कंज्यूम्शन का मतलब है उपभोग करना, कि जो ग्राहक होते हैं ना, जो भी उपभोग करते हैं, वो सब आता है कंज्यूम्शन में। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बोरोइंग से, इसके अलावा बैंक के द्वारा और एनबीएफसी के द्वारा क्रेडिट कार्ड में भी तो आपको पैसे दिए जाते हैं ना, कि भाई जो आपने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, उस क्रेडिट कार्ड में जो मनी ऐड की जाती है बैंक के द्वारा, वो भी तो एक तरह का लोन ही होता है। एज वेल एज, साथ ही साथ क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज, इसके अलावा ये जो हमारे विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, ये जो एमएसएमईज हैं, इनको जो पैसा उपलब्ध कराया गया, तो इन सभी लोन्स में से उन एलिजिबल लोन्स को पिकअप करने का काम जो लेंडर्स के आगे है, वो बहुत ही कठिन काम है, कट आउट, है ना, बहुत ही कठिन काम है। एंड दैट द बोरोइंग्स हैड नॉट टर्न्ड इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एज ऑन February 20। अब देखो, ये जो माफ करने की बात कही गई है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट माफ किया जाएगा, बैंक को या एनबीएफसी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि बोरोइंग्स, की भाई जो उधारी है, हैड नॉट टर्न्ड, वह नहीं बदल गई थी। टर्न्ड इनटू का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको बोलते हैं हम एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो एनपीए का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने लोन लिया और अब वह व्यक्ति लोन को नहीं चुका पा रहा, बैंक ने देखा कि भाई इसके पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो लोन को चुका ही नहीं पा रहा किसी भी तरह से, तो फिर ये जो लोन है ये एनपीए में चला जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि भाई जो बैंक ने जो पैसा उधार दिया था अब वो रिकवर नहीं हो पा रहा, यानी कि बैंक की जो असेट, असेट का मतलब क्या होता है, आपकी संपदा, यानी कि बैंक का जो पैसा था वो एक तरीके से अब डूबते खाते में चला गया, है ना, उसको बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि भाई जो लोन दिया गया वो लोन रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वो एनपीए में चला जाता है। तो बैंक्स को ये भी देखना है ना, उन लोन्स को माफ नहीं करना, उन कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ नहीं करना जो कि 29 फरवरी के पहले एनपीए में जा चुके थे, उन लोन्स को किसी भी तरह की रियायत नहीं देनी। तो देखो बैंक्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, बैंक्स के सामने चुनौती है कि भाई जो भी उधार दिए गए थे, है ना, उनमें से 2 करोड़ से कम के उधार किन किन को दिए गए थे, उन सभी व्यक्तियों को चेक करना है ना, सभी तरह के लोन्स उनके पास, 15 दिन से भी कम का टाइम दिया गया है बैंक को। इसके अलावा ये भी डिसाइड करना है बैंक को कि ये जो योजना है केंद्र सरकार की, ये उन्हीं लोगों पे लागू है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं हो गए हैं। अगर एनपीए हो गया है किसी का लोन, तब तो उसके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगी। तो ये भी देखना है कि 29 फरवरी के पहले जो एनपीए हो गए थे उनके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगी। आगे देखते हैं, दे विल देन हैव टू रिफंड द डिफरेंस
बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर द 6 मंथ पीरियड एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा इसके बाद में, पहले तो इन व्यक्तियों को पहचानना है, इसके बाद में बैंक को क्या करना होगा, देन हैव टू, इसके बाद में इनको क्या करना होगा, हैव टू यहाँ पे आता है बाध्यता को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा करना होगा, विल हैव टू, ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके बाद में, बैंक को रिफंड वापस लौटाना पड़ेगा, क्या, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर द 6 मंथ पीरियड, कि 6 महीने की अवधि के दौरान, यानी कि मार्च से अगस्त के दौरान, है ना, कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया था, है ना, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, इसको जो है वापस जो है उधार लेने वाले व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा, है ना। रिफंड का मतलब रिफंड, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज फॉर द 6 मंथ पीरियड एंड द सिंपल इंटरेस्ट, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बैंक्स को उधार लेने वाले लोगों को वापस पे करना होगा। आगे देखते हैं, इन मेकिंग ऑल द स्पेसिफाइड बोरोवर्स एलिजिबल फॉर द एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है तरीके का फेवर करना, है ना। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि जैसे फेवर करना, किसी का पक्ष लेना, कि यहाँ पे फेवर ही तो किया जा रहा है कि भाई एक तरीके से जो अमाउंट है उधार लेने वालों को चुकाना था, लेकिन एक तरीके से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फेवर किया जा रहा है ना, माफ किया जा रहा है ना, उसी को कहा गया है एक्स ग्रेशिया। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि पेमेंट, है ना, कि पेमेंट जो कि किसी को आप गिफ्ट के रूप में दे देते हो या किसी को फेवर के रूप में दे देते हो, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो पेमेंट जो कि उधार लेने वाले लोगों को चुकाना था, उसको माफ कर दिया गया है, तो इसको कहा गया है एक्स ग्रेशिया, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि इन मेकिंग ऑल द स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब है कि भाई आपने स्पेशली चुन लिया किसी को, है ना, स्पेसिफाइड बोरोवर्स एलिजिबल, ऐसे उधार लेने वाले लोग जो कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं, उनको चुनना। द गवर्नमेंट हैज सॉट, ऐसा करके सरकार ने जो है चाहा है, सॉट का मतलब होता है चाहना, क्या चाहा है सरकार ने, सॉट टू इंश्योर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता, है ना, किसी भी तरह का भेदभाव न करना, बिटवीन दोज हु मे हैव अवेल्ड, ध्यान देना यहाँ पे मे हैव और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ हो, हु मे हैव अवेल्ड ऑफ द रीपेमेंट मोरेटोरियम एंड अदर्स हु हैड ऑप्टेड टू कंटिन्यू टू सर्विस देयर बोरोइंग्स। तो देखो मैंने कहा था ना कि भाई केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस दौरान उधार लेने वाले लोगों को जो है ये स्कीम ऑफर की थी कि भाई आप चाहो तो 6 महीने का जो है आप क्या कर सकते हो, मोरेटोरियम ले सकते हो। मोरेटोरियम का मतलब मैंने आपको बताया, मोरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिस समय के लिए किसी गतिविधि को रोक दिया जाता है। तो विभिन्न उधार लेने वाले लोगों से कहा गया था कि भाई अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे ना, कोई बात नहीं, आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, आपको जो है किस्त नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन फिर जो इंटरेस्ट बनेगा किस्त के ऊपर, है ना, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये जो 6 महीने की छूट तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि ठीक है हमें तो मोरेटोरियम पीरियड चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फायदा ही क्या हुआ, हम तो जो है हमारे पेमेंट को चुकाते रहेंगे। तो एडिटोरियल ने कहा कि जिन लोगों ने मोरेटोरियम लिया था और जिन लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया था, उनमें किसी तरह का भेदभाव न हो, है ना, निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने ये डिसीजन इसलिए लिया है, इसलिए चाहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, क्या, इक्विटी को सुनिश्चित किया जा सके, किन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में हु मे हैव अवेल्ड ऑफ, जिन लोगों ने अवेल किया हो। अवेल का मतलब है इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना, है ना, कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने सुविधा का प्राप्त किया हो, रीपेमेंट मोरेटोरियम, कि भाई कुछ लोगों ने मोरेटोरियम को चुना हो, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं हु हैड ऑप्टेड, जिन्होंने चुना था क्या, टू कंटिन्यू सर्विस देयर बोरोइंग्स, कि भाई हमारी जो उधारी है हम तो उसको जो है चुकाते रहेंगे, हम हमारी रेगुलर किस्त जारी रखेंगे, इनके बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ये नई स्कीम लेके आई है। आगे देखते हैं कि द मूव, कि भाई ये जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, हालांकि द मूव हाउएवर हैज अंडरस्टैंडेबली इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक तरीके से आप कह सकते हो कि उकसाना, है ना, किसी चीज को भड़काना, किसी चीज को प्रोत्साहित कर देना, है ना, इवोक्ड बोथ रिलीफ एंड सम डिस्क्वाइट। केंद्र सरकार का ये जो कदम है अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है कि भाई समझ में आने लायक, है ना, कि इवोक का मतलब उकसाया है। केंद्र सरकार का ये जो कदम है इसने उकसा दिया है, क्या उकसा दिया है, कि कुछ लोगों को तो इससे राहत मिली है और कई लोगों को इससे बेचैनी भी हुई है। दोनों चीजों को
इस केंद्र सरकार के इस कदम ने उकसा दिया है। और ये जो दोनों बातें हुई है कि कुछ लोगों ने राहत महसूस की है और कुछ लोगों ने बेचैनी महसूस की है, तो ये समझ में आने लायक है ना। आगे देखते हैं रिटेल बोरोवर्स। रिटेल बोरोवर्स का मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं, जो खुदरा व्यापारी होते हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं ना, तो वो उनके लिए कहा गया रिटेल बोरोवर्स, स्पेशली दोज, खास करके वे हु कंटिन्यूड टू मीट देयर ईएमआई कमिटमेंट। तो ये जो रिटेल बोरोवर्स है ना, स्पेशली खास करके वे लोग जिन्होंने जारी रखा है ना, टू मीट का मतलब है कि भाई वे जो काम करना था ना उन्हें वे करते रहे, यानी कि जो ईएमआई कमिटमेंट का मतलब है आपकी प्रतिबद्धता है ना, जो आपको करना है काम, कि जो ईएमआई रिटेल बोरोवर्स को चुकानी थी और वे चुकाते रहे, है ना। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, द डिसरप्शंस का मतलब है बाधाएं, कॉज्ड बाय द पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, कि पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते जो व्यवधान पैदा हुए, उन व्यवधानों के बावजूद भी जो रिटेल बोरोवर्स अपनी ईएमआई को चुकाते रहे, है ना, स्टैंड टू मार्जिनली बेनिफिट, उन्हें जो है इस केंद्र सरकार की स्कीम से बहुत ही मामूली फायदा होगा। स्टैंड टू मतलब है इस जगह वे खड़े हुए हैं रिटेल बोरोवर्स, मार्जिनली मतलब बहुत ही मामूली, बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पेमेंट, कि भाई ये जो सरकार ने कहा है ना कि भाई जो इंटरेस्ट है उसको सरकार पे कर देगी, तो सरकार की इस स्कीम से ऐसे रिटेल बोरोवर्स बहुत कम लाभान्वित होंगे जो कि अपनी ईएमआई को लगातार पे करते रहे, है ना। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, विल बी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट पेमेंट एंड विल बी अ रिलीव्ड लॉट। तो एक तरीके से कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन राहत बहुत मिलेगी उन्हें ना, कि भाई कोई ज़्यादा फायदा, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ज़्यादा फायदा तो इन रिटेल बोरोवर्स को नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी राहत तो मिलेगी, है ना, एंड विल बी अ रिलीव्ड लॉट। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें कि ये जो एमएसएमई है ना, कि भाई एमएसएमई में आते हैं, मैंने आपको बताया था सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग धंधों से संबंधित जो लोग हैं ना, वे आते हैं ना, तो एमएसएमई में फाइंड, तो उन्हें ऐसा लग सकता है, मे का मतलब है शायद ऐसा हो सकता है, मे फाइंड द असिस्टेंस, कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा ये जो असिस्टेंस, ये जो सहयोग उपलब्ध कराया गया फार टू स्मॉल, तो एमएसएमईस को ऐसा लग सकता है कि भाई केंद्र सरकार ने जो सहयोग उपलब्ध कराया है ये बहुत ही छोटा सहयोग है, टू मेक अ मटेरियल डिफरेंस, है ना, कि भाई इस सहयोग से कोई ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं होगा, यानी कि ये जो सहयोग केंद्र सरकार ने दिया है ना, ये कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा, है ना। मटेरियल डिफरेंस का मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस पैदा करना, है ना, कोई ज़्यादा अंतर पैदा करना। गिवन का मतलब है देखते हुए, द स्केल ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब है परेशानी, कठिनाई, दे हैव हैड टू इंड्योर, यहाँ हैव, ये हैड जो है ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दे हैव हैड टू इंड्योर, इंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना, यानी कि जो आर्थिक संकट एमएसएमईस को झेलना पड़ा उसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये जो सहयोग उपलब्ध कराया है ये सहयोग बहुत ही छोटा है। ये था पूरा वाक्य ना, ये पूरा की पूरा वाक्य था, एमएसएमईस में फाइंड द असिस्टेंस फार टू स्मॉल, कि भाई एमएसएमईस जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा इस सहयोग को बहुत ही छोटा समझ सकते हैं, उन्हें हो सकता है ये सहयोग बहुत ही छोटा लगे, है ना, कि भाई इतना छोटा लगे कि भाई इससे कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे, है ना। गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द स्केल मतलब पैमाना, ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप दे हैव हैड टू इंड्योर, कि भाई एमएसएमईस को जो झेलना पड़ा, इंड्योर का मतलब है झेलना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, कि जो आर्थिक कठिनाइयां उन्हें इन 6 महीनों के दौरान झेलनी पड़ी है ना, उस पैमाने को अगर हम ध्यान रखें कि जिस पैमाने पे इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पैमाने को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये जो सहयोग उपलब्ध कराया है ये सहयोग बहुत छोटा है। फ्रॉम डिमांड डिस्ट्रक्शन, देखो एमएसएमईस को क्या क्या झेलना पड़ा, डिमांड डिस्ट्रक्शन, कि भाई जो मांग थी वह तहस नहस हो गई, है ना, यानी कि मांग में पूरी तरीके से गिरावट आ गई, डिस्ट्रक्शन मतलब पूरी तरीके से नाश हो जाना। टू मटेरियल एंड लेबर शॉर्टेजेस, और हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो जिन पदार्थ से चीज़ों का निर्माण किया जाता है उसमें कमी आई, लेबर में कमी आई, है ना, कि भाई जो मजदूर हैं उनमें कमी आई, एंड रेगुलेटरी वॉइस, है ना, रेगुलेटरी का मतलब है कि भाई जो नियम कानून बना रखे हैं ना आपने, जो रेगुलेशंस बना रखे हैं, जो प्रावधान बना रखे हैं ना, उनका संकट, वॉइस का मतलब है संकट, है ना, तो ये सारे संकट जो है इन एमएसएमईस को झेलने पड़े। गिवन दैट का मतलब है देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट दीज बिजनेसेस प्रोवाइड सब्सटेंशियल का मतलब है काफी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कि ये जो विभिन्न एमएसएमईस हैं ये जो है काफ़ी हद तक जो है
प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। एंड ऑल्सो जनरेट, और साथ ही साथ पैदा करते हैं क्या, वैल्यूएबल टैक्स रेवेन्यू। वैल्यूएबल मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स मतलब इनके माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है हमें टैक्स भी प्राप्त होता है, राजस्व भी प्राप्त होता है, लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ना, गिवन दैट का मतलब है कि भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जो बिजनेसेस हैं, यानी कि ये जो एमएसएमईज हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी मात्रा में इन एमएसएमईज के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार प्राप्त होता है, और इन एमएसएमईज के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है हमारा रेवेन्यू, है ना, यानी कि राजस्व भी जनरेट होता है, राजस्व भी मिलता है हमें। तो अब देखो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये एमएसएमईज रोजगार उपलब्ध कराने में और राजस्व उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इट वुड हैव मेड फार ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस, है ना। तो ये जो है ना, मतलब ये ज़्यादा सेंसिबल होता है ना, कि इकोनॉमिक सेंस, है ना, इट वुड हैव मेड फार ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस। तो इट वुड हैव मेड फार ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस फॉर द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट के लिए आर्थिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा होता, मतलब है ना, इट वुड हैव, ऐसा इट वुड हैव मेड, अगर हम ऐसा करते ना तो ज़्यादा अच्छा होता, क्या, फार ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस, आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा अर्थपूर्ण होती बात। टू हैव कैटेगराइज्ड, टू हैव कैटेगराइज्ड का मतलब है कि इनकी कैटेगरी अलग बना देना, टू हैव कैटेगराइज्ड देम सेपरेटली। देखो पूरा की पूरा ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना, इसका पहले हिंदी में मतलब समझ लो, फिर इसको पूरी लाइन को समझने की कोशिश करना। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो एमएसएमईज है ना, इनको आप सामान्य लोगों के साथ या छोटे मोटे व्यापारियों के साथ कैटेगराइज नहीं कर सकते। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एमएसएमईज के महत्व को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा बेहतर होता कि सरकार ने एमएसएमईज के लिए एक अलग ही कैटेगरी बनाई होती, सेपरेटली, मतलब बिल्कुल अलग अलग तरीके से ना। इट वुड हैव, फार ग्रेटर का मतलब है कहीं ज़्यादा, इकोनॉमिक सेंस, आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा अच्छा होता है ना, कि आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा अच्छा होता कि हम क्या करते, सरकार क्या करती, टू हैव कैटेगराइज, कि इन एमएसएमईज की एक अलग ही कैटेगरी बना देती। यानी कि ये जो 2 करोड़ रुपए की लिमिट आपने क्या किया, सभी के लिए एक समान रूप से निर्धारित कर दी। जैसे किसी व्यक्ति ने एजुकेशन लोन लिया है, उसके लिए भी आपने 2 करोड़ की लिमिट निर्धारित कर दी, और ये जो एमएसएमईज हैं, जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, उसके लिए भी आपने 2 करोड़ की लिमिट निर्धारित कर दी। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा बेहतर हुआ होता कि सरकार ने एमएसएमईज के लिए एक अलग ही कैटेगरी बनाई होती और इनके लिए अलग ही नियम निर्धारित किए होते। आगे देखते हैं, द एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट शुड बी सीन। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, भाई सरकार को क्या लगता है कि अगर हम इनके लिए अलग रूल बनाते तो उसके लिए क्या होता, एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट, अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव, एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट। भाई क्या होगा, अब सरकार इस खर्चे को उठाएगी तो सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, है ना। इंपैक्ट का मतलब है प्रभाव। शुड बी सीन, देखा जाना चाहिए। अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ, इस बात को ध्यान में रखते हुए, अगेंस्ट द बेनिफिट, है ना, उस लाभ को ध्यान में रखते हुए। इस पूरी लाइन को अच्छी तरह से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है एडिटोरियल ने, यहां से और यहां तक, है ना। द एडिशनल फिस्कल इंपैक्ट, कि भाई ठीक है, केंद्र सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इस अतिरिक्त प्रभाव को देखा जाना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द बेनिफिट दैट वुड एक्रू, एक्रू का मतलब है प्राप्त होना, वर, यहां पे ये जो वर आया ना, यहां पे वर दे रहा है इफ का सेंस, है ना। वर का हम प्रयोग इफ के लिए भी करते हैं ना, वर का मतलब है कि अगर ऐसा होता, है ना, इफ आई वर, है ना, वर आई अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, वर आई अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। इसी तरह से वर का प्रयोग करते हैं अपने ना, वर का सेंस जो है ना इफ के रूप में भी किया जाता है, इसके माध्यम से हम किसी कंडीशन को दिखाना चाहते हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, केंद्र सरकार पर जो है अतिरिक्त वित्तीय भार केंद्र सरकार को झेलना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो बेनिफिट इन एमएसएमई से केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, एग्री का मतलब है प्राप्त होता, वर यदि इवन अ रीजनेबल नंबर ऑफ दीज एंटरप्राइजेस का मतलब है ये जो कंपनीज हैं, टू रिमेन वायबल एंड रिज्यूम देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर नेशनल इकोनॉमी, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इवन यदि अ रीजनेबल नंबर, रीजनेबल मतलब है एक पर्याप्त आंकड़ा, है ना, एक पर्याप्त संख्या ऑफ दीज एंटरप्राइजेस, कि ये जो विभिन्न एमएसएमईस हैं, टू रिमेन वायबल, वायबल का मतलब है जीने में सक्षम, सरवाइव करना, कि यदि ये जो एमएसएमईस हैं ये यदि बनी रहती हैं
एंड रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरुआत करना, देयर कंट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान टू द नेशनल इकोनॉमी, कि ये जो एमएसएमईज हैं ये अगर बनी रहती हैं और दोबारा से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, तो इनके माध्यम से जो लाभ प्राप्त होगा ना, उस लाभ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अभी तो केंद्र सरकार को लग रहा है कि हम इनका इंटरेस्ट माफ करके अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार इस अतिरिक्त बोझ को नहीं उठाती है तो कई एमएसएमईज जो हैं वे बंद हो सकती हैं, और अगर ये बंद हो गई तो इनके माध्यम से देश को जो आर्थिक लाभ हो सकता था वो आर्थिक लाभ हमें नहीं हो पाएगा, तो उस आर्थिक लाभ को हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना, इसलिए हमें इनका सहयोग करना चाहिए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो यही इस बात को एडिटोरियल समझाना चाह रहा है इस लाइन में। ऑल्सो द ₹2 crore लिमिट फॉर रिटेल लोन प्रोवाइड्स सकर टू नॉट जस्ट वल्नरेबल बोर्स। और एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो 2 करोड़ की लिमिट हमने निर्धारित की है केंद्र सरकार ने, है ना, रिटेल लोन्स, है ना, कि भाई ये जो खुदरा लोन्स है ना, ये जो छोटे मोटे लोन्स है, इनके लिए प्रोवाइड सकर, सकर का मतलब है राहत, टू नॉट जस्ट वल्नरेबल बोरो, वल्नरेबल बोरोस का मतलब है बहुत ही कमजोर, है ना, वल्नरेबल बोरोवर्स का मतलब है ऐसे बहुत ही कमजोर बोरोस, कमजोर बोरोस का मतलब है जिनकी की अगर मदद न की जाए तो ये उधार नहीं चुका पाएंगे, है ना, जो बहुत ही कमजोर लोग हैं उनको तो राहत मिली है इस 2 करोड़ की लिमिट से, साथ ही साथ बट क्रिएट्स अ मॉरल हजार्ड, मॉरल नैतिक खतरा, है ना, हजार्ड बाय बेनिफिटिंग द वेल हील्ड टू। वेल हील्ड का मतलब है रिच लोग, है ना, वेल हील्ड का मतलब होता है रिच लोग। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो 2 करोड़ की लिमिट सरकार ने सभी के लिए एक समान बना दी ना, उससे क्या हुआ, उससे जो बहुत ही कमजोर लोग हैं ना उनकी तो मदद हुई, लेकिन साथ ही साथ एक नैतिक खतरा पैदा हुआ है, क्या, कि इस 2 करोड़ की लिमिट से जो अमीर लोग हैं ना उनको भी फायदा पहुंचा है, तो फिर समानता कहां हुई। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है ना, क्रिएट्स अ मॉरल हजार्ड, एक नैतिक प्रश्न पैदा हो गया है नहीं हो गया, एक नैतिक खतरा पैदा हो गया है नहीं हो गया, कि नैतिक खतरा पैदा होने से मतलब है कि आपने गरीब को भी उसी मात्रा में मदद पहुंचाई जिस मात्रा में आपने अमीर व्यक्ति को मदद पहुंचाई, तो नैतिक रूप से सरकार गलत हुई या नहीं हुई, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार की 2 करोड़ की लिमिट से जो रिच लोग हैं उनको भी फायदा मिल रहा है और जो बहुत ही कमजोर लोग हैं उनको भी फायदा मिल रहा है, तो ये नैतिक रूप से तो गलत हुआ ना ये एक तरीके से, कि भाई फायदा अनुपात में मिलना चाहिए, कि भाई जिस अनुपात में मिलना चाहिए ना फायदा, कि भाई जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत है उस मात्रा में जो है फायदा मिलता, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि 2 करोड़ की लिमिट से एक ये बात भी पैदा हुई है। आगे देखते हैं कि ऑल आइज विल नाउ बी ऑन द कोर्ट, अब सारी नजरें अदालत की ओर होंगी। ऑल आइज का मतलब है सारे लोग जो हैं अब अदालत की ओर देखेंगे, किस बात के लिए, व्हेन इट रिज्यूम्स हियरिंग द मैटर नेक्स्ट मंथ, कि भाई ये जो पूरा की पूरा मामला है इस पूरे मामले पर अदालत सुनवाई करेगी, तो इस मामले की सुनवाई जब दोबारा से शुरू होगी तो क्या अदालत का फैसला होगा, इस फैसले की ओर सबकी आंखें लगी होंगी।